कल एक चैप्टर स्टार्ट करवाया जिसका नाम था अकाउंट्स ऑफ कंपनी। क्या नाम था? शायद हम एक ही सेक्शन की बात कर पाए, वो भी पूरा नहीं, 128। कहाँ इलेक्ट्रॉनिक मोड तक कर ली थी बात। एक बार रिवीजन जल्दी से देखो। सबसे पहला पेज तो पूरे सेक्शन का ओवरव्यू है, तो शुरुआत हमने दूसरे पेज से करी। दूसरे पेज में मैंने सबसे पॉइंट में याद रखते जाना। क्या बताया मैंने आपको कि हर कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह प्रिपेयर करने पड़ेंगे 1 साल के, ठीक है, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट आप प्रिपेयर करोगे अप्रूवल बेसिस पे प्रिपेयर करोगे, और वो देगा ट्रू एंड फेयर व्यू। किसका ट्रू एंड फेयर व्यू? आपकी फाइनेंशियल पोजीशन का। किसका? कौन देगा ट्रू एंड फेयर व्यू? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसका? आपकी फाइनेंशियल पोजीशन का। पूरा लिखना, बस ये ट्रू एंड फेयर व्यू याद रह जाता है, आगे पीछे लाइन का कोई मतलब ही नहीं निकलता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ कंपनी। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम साफ सुथरे होने चाहिए, एकदम साफ सुथरे। जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में झलकनी होता नहीं है। ये मुश्किल है बहुत, लेकिन होना यही चाहिए। हिसाब किताब का मतलब ही ये है कि वो मेल खाना चाहिए। नेक्स्ट, अक्रूवल सिस्टम पे चलेगा, मतलब आप अकाउंटिंग ड्यू बेसिस पे करोगे और डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करोगे। किसको फॉलो करोगे? डबल एंट्री सिस्टम। फिर मैंने आपको बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब बताया क्या होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब ऑल अकाउंट्स रिलेटेड टू सम ऑफ मनी रिसीव्ड एंड सम पेमेंट्स मेड। कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कैश बुक, ऑल परचेज एंड सेल्स, सब्सिडरी बुक्स, और फाइनेंशियल बैलेंस शीट वगैरह के बारे में, और P&L और बैलेंस शीट, इनकम और एक्सपेंस के लिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट और P&L वगैरह, ये सब चीज़ें बुक्स ऑफ अकाउंट में आती है। अब ये बुक्स ऑफ अकाउंट में आती है जब तक कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं। मतलब एक तरीके से सरल भाषा में बोलूँ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के पहले जो भी डॉक्यूमेंट तुम रख रहे हो ना, वो सब बुक्स ऑफ अकाउंट है। छोटे छोटे पेपर्स, वाउचर, बिल बुक, सेल बुक, परचेज बुक, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस में एसेट और लायबिलिटी की डिटेल आ जाएगी आपकी। ये सब चीज़ें किसका पार्ट है? बुक्स ऑफ अकाउंट का। किसका पार्ट है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो मैं बता चुका कल 5 चीज़ें आती है। स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। यहाँ देखो भाई, रिवीजन करा रहा हूँ। फिर प्लेस क्या होनी चाहिए? प्लेस रजिस्टर्ड ऑफिस। लेकिन अगर रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं और रखना चाहो तो वहां भी रख सकते हो, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके, और ये बात की जानकारी ROC को 7 दिन में देनी पड़ेगी। फिर बताया मैंने आपको मेंटेनेंस ऑफ बुक्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की बात कर ली कल। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मैंने आपको क्या 4-5 चीज़ें लिखी थी। एक तो जिस भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लिखो प्रॉपर्ली एक्सेसिबल हो, ठीक है, लेजिबल फॉर्मेट में हो, दिख रहा हो बराबर, रेगुलर बेसिस पे बैकअप लेते रहो। जो एक अमेंडमेंट बताया था ऑडिट ट्रायल, जब भी कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करो तो ऐसा यूज़ करो जिसमें क्या ऑप्शन अवेलेबल हो, और ऑडिट ट्रायल का ऑप्शन आप डिसेबल नहीं कर सकते। ऑडिट ट्रायल का ऑप्शन हमारे लिए होता है, हम CA लोगों के लिए ऑडिट करने में बहुत सहूलियत मिलती है, ठीक है, क्योंकि पहले ट्रेडिशनल वे में, अभी जब आप आर्टिकलशिप के पहले फेज में जाओगे तो पहले साल में आपको कंप्यूटर नहीं मिलेगा, अब आपको इधर उधर भेजा जाएगा ऑडिट करने। अब जब आप ऑडिट करने जाओगे तो आप सबसे ज़्यादा एक ही काम करोगे, वाउचिंग वेरिफिकेशन, ये सबसे ज़्यादा करोगे आप। वो आपका CA अगर सिखाने में बहुत इच्छा रखता है तो आपको ज़्यादा काम सिखाएगा, नहीं तो अगर कोई फॉर्म इतनी बड़ी है जिसमें काम वैसे ही बहुत ज़्यादा है, काम करने वाले भी ज़्यादा है, अब आर्टिकल को कुछ देना है तो क्या दे देगा, ले ये किताब पकड़ वाउचिंग कर। वाउचिंग मतलब एक सेल 5000 टिक कर ली, टैली में चढ़ी हुई था, चेक कर ली, टिक, ये वाउचिंग करते रहोगे, हाँ सही है, ये सही है, रख दिया, अगली बुक ली, फिर वाउचिंग, ये चढ़ा हुआ है। इसको मैं कहता हूँ तो क्लैरिकल वर्क है। ये आर्टिकलशिप में करोगे बताओ। अब CA बनने के बाद ये सब काम नहीं करोगे आप, लेकिन ये काम होना तो चाहिए, चेक तो होनी चाहिए सारी एंट्रीज। ऑडिट का तो मतलब यही होता है। तो ये काम सॉफ्टवेयर करके दे देगा आपको, उसमें अगर ऑडिट ट्रायल का ऑप्शन अवेलेबल है तो ऐसा कहते हैं कि आप जब भी अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर खरीदो तो क्या देख के खरीदो? ऑडिट ट्रायल। ये अमेंडमेंट 2022 में आया है, तो याद रखना है, आप याद रखोगे। फिर मैंने आप लोगों को बताया और क्या होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मोड में। आपको ईयर एंड पे ROC को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि एक तो आपका सर्विस प्रोवाइडर कौन है,
एक तो आपका सर्विस प्रोवाइडर कौन है, यूआरएल एड्रेस क्या है आपका, ठीक है, फिर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, क्लाउड, अगर किसी क्लाउड पे गूगल ड्राइव वगैरह पे चढ़ा रखा है तो उसका लिंक, ठीक है, ये सब बातें आपको देनी पड़ेगी आरओसी को, ताकि वो आपके अकाउंट को कभी भी एक्सेस कर सके। यहाँ तक कल पढ़ा दिया, आगे आओ। ब्रांच से शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है, ये 128 ही चल रहा है बेटा, सब सेक्शन याद रहे तो रखो, नहीं तो मत रखो, ये 128 में ही चल रहा है। अब मेरी बात सुनो, ब्रांच कल बता दिया था, ब्रांच का भी रीड करना बाकी है कि अगर आपकी ब्रांच है और वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करती है तो इट वुड बी सफिशिएंट कंप्लायंस, फिर आपको ब्रांच का डेटा मेंटेन। लेकिन अगर आपकी ब्रांच आउटसाइड इंडिया है तो एक रेगुलर इंटरवल में हर क्वार्टर के बाद आपको वहां से सारी इंफॉर्मेशन यहाँ लाके समराइज करनी है, क्वार्टरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे अंडरलाइन करना। वेयर अ कंपनी हैज ब्रांच आउटसाइड इंडिया और इन इंडिया इट शैल डीम टू हैव बीन कंप्लाइड इफ प्रॉपर बुक्स हैव बीन मेंटेन एट ब्रांच। बस अगर ब्रांच पे मेंटेन हो रहा है तो ये सफिशिएंट कंप्लायंस माना जाएगा। लेकिन अंडरलाइन करो नीचे वाला, समराइज रिटर्न कैप्ट आउटसाइड इंडिया सेंड टू आरओ एट रेगुलर क्वार्टरली इंटरवल। अंडरलाइन, आउटसाइड इंडिया को थोड़ा घोट लेना, आउटसाइड इंडिया को घोट लो और क्वार्टरली को घोट लो। तो क्वार्टरली रिपोर्ट कब आएगी, जब ब्रांच के अकाउंट कहाँ मेंटेन होते हैं, आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर। ठीक है ना मेरे बच्चों। आगे इंस्पेक्शन की भी बात कल कर ली थी, वापस कर लेते हैं। मेरी बात सुनो, क्या बताया था इंस्पेक्शन में कि डायरेक्टर कभी भी इंस्पेक्शन कर सकता है। कल ये भी बात हुई थी कि डायरेक्टर अपनी कंपनी के अकाउंट्स क्यों इंस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि आज पढ़ाऊंगा कि अकाउंट्स मेंटेन करने की जिम्मेदारी डायरेक्टर की नहीं होती, इसलिए इंस्पेक्शन वो कर सकता है। अकाउंट्स मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसी और की है, सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, इनकी होती है। डायरेक्टर तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, कल बताया था 20-20 डायरेक्टर भी होते हैं, गुच्छा होता है डायरेक्टरों का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब उन डायरेक्टरों में से कोई एक डायरेक्टर अगर अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना चाहता है, छानबीन करना चाहता है, तो रजिस्टर ऑफिस में जाके कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर वो डायरेक्टर अकाउंट्स में इतना समझता नहीं है और वो अपने साथ किसी सीए को ले जा रहा है हेल्प के लिए, तो वो भी ले जा सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि डायरेक्टर के अलावा कोई और इंस्पेक्शन कर सकता है क्या, क्योंकि इस सेक्शन का तो नाम है इंस्पेक्शन बाय डायरेक्टर। पहले इसे रीड करो, अंडरलाइन करो। As per 128(3) underline, any director can inspect during business hour। मेन बात टिक करना, any director during business hour। Such inspection may be made by any director, कोई सा भी डायरेक्टर हो, नॉमिनी डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, प्रमोटर या कोई भी डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर। जब मैं डायरेक्टर बोल रहा हूं तो कोई भी डायरेक्टर इंस्पेक्शन। अब मेरी बात सुनो, अब मैं डायरेक्टर नहीं हूं किसी कंपनी का, आई एम अ कॉमन मैन, आम आदमी, मैं करना चाहता हूं इंस्पेक्शन, तो मैं ऐसे डायरेक्ट घुस के तो चला नहीं जाऊंगा, और ना मेरे पास इतनी पावर है। लेकिन अगर बोर्ड रिजोल्यूशन पास हो जाए और बोर्ड का परमिशन मुझे मिल जाए तो मैं इंस्पेक्शन कर सकता हूं। लेकिन इसमें एक बात समझो मेरी, बोर्ड मेरे को परमिशन क्यों देगा? क्या मैं एकदम ही थर्ड पार्टी होऊंगा और बोर्ड मुझे परमिशन दे देगा? सेंसिबल है, सोचो सोचो, कैसे दे देगा? तो ये कहता है बोर्ड रिजोल्यूशन से एनी पर्सन इंस्पेक्शन कर सकता है। तो बोर्ड रिजोल्यूशन को इतनी आम बात होगी, आप किसी ना किसी तरीके से तो कंपनी से जुड़े हुए होंगे, नहीं तो आपको पटेलाई भी क्यों करनी है? पोपट ला दो आप, जहां पे भी कुछ चल रहा हो आप कूद पड़ोगे बस, ठीक है। आपका कोई इंटरेस्ट तो होगा ना उधर, तभी आप कर रहे हो। और आपको अगर बोर्ड मना करे इंस्पेक्शन करने से, लेकिन आप हो एकदम उसूलवादी, आपको लग रहा है कंपनी में कुछ दाल में काला है, कुछ भी है, तो आपके पास एक दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग इनकम टैक्स को, सेबी को, इन लोगों को नोटिस देके जिसके भी बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको गड़बड़ी लग रही है ना, आप उसके बुक्स ऑफ अकाउंट को पब्लिक करवा सकते हो, चेक कर सकते हो, वो है आपके पास पावर। यहाँ नॉर्मल इंस्पेक्शन है जो आप जाके कर सकते हो, करना चाहो तो, मर्जी हो आपकी। तो अंडरलाइन करो, पहले तो डायरेक्टर वाला अंडरलाइन कर लिया। प्रोवाइजो, प्रोवाइड, अब पर्सन, पर्सन को घोट लो, डायरेक्टर नहीं बोला मैंने, क्या बोला? पर्सन, घोटो घोटो उसे, घोटो। अब पर्सन, पर्सन कैन इंस्पेक्ट,
कोई पर्सन भी इंस्पेक्ट कर सकता है ओनली ऑन ऑथोराइजेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये एनी पर्सन लिख के इसने दो चीजों को कवर कर लिया। सब्सिडरी की बात कर रहा है, अगर कोई, जैसे मेरी बात सुनो, मैं डायरेक्टर हूँ तो मैं मेरी कंपनी के अकाउंट्स तो डायरेक्ट देख सकता हूँ, सब्सिडरी के देखूंगा तो बोर्ड, वहाँ के बोर्ड से पूछना पड़ेगा। और अब मैं डायरेक्टर भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, तो मैं इधर के उधर के किधर के भी करूँगा तो मुझे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा। दो बातों को एक साथ कवर किया इसने, क्योंकि एनी पर्सन बोला तो एनी पर्सन किस कॉन्टेक्स्ट में बोला? अभी जैसे सपोज करो, सुनो मेरी बात सुनो, ये कंपनी है, मैं इसका डायरेक्टर हूँ, तो मैं चेक करना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्टर की कैपेसिटी में ही जाऊँगा, क्योंकि मैं तो हूँ डायरेक्टर। अब मैं उधर जा रहा हूँ सब्सिडरी का चेक करने, तो जब मैं जाऊँगा तो मैं तो डायरेक्टर इधर हूँ ना, तो मैं उधर के लिए तो क्या हो गया? एनी पर्सन हुआ। ये एक बात हो गई। अब कार्तिक है, वो इसके लिए भी एनी पर्सन है, उसके लिए भी एनी पर्सन है, उसके लिए भी, सबके लिए वो तो एनी पर्सन, क्योंकि वो डायरेक्टर है ही नहीं। तो ये एक तीर से दो निशाने इन्होंने। तुम क्या याद रखोगे? खुद की कंपनी का करना है तो डायरेक्टर कर सकता है, बाकी किसी भी कंपनी का अगर आप करना चाहते हो तो बोर्ड रेजोल्यूशन, मतलब बोर्ड की परमिशन से कर सकते हो। किससे? इतना तो चाहिए ना, नहीं तो क्या ऐसे ही इंस्पेक्शन करने बैठ जाओगे और रजिस्टर ऑफिस में जब जाओगे, किसी कंपनी में घुसोगे तो वो घुसने देगा ऐसे ही बिना परमिशन के? कैसे घुसेगा? सोचो, आप खुद ही सोचो, ठीक है, घुसने ही नहीं देगा। इंस्पेक्शन तो बहुत दूर की बात होती है। यही पावर आपको तो बहुत दे दिया है, नहीं तो इंस्पेक्शन करने वाला आप होते कौन हो? आप कौन होते हो? अथॉरिटीज है हमारे यहाँ, वो अथॉरिटीज करेंगी, ठीक है। चलो, असिस्टेंस। अब जब भी आपका कोई इंस्पेक्शन हो, अब मैं बोर्ड रेजोल्यूशन से इंस्पेक्शन कर रहा हूँ, तो वहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस में जो भी रामू काका वगैरह बैठे हुए हैं, तो वो रामू काका मेरी मदद करे, मेरे को असिस्टेंस प्रोवाइड करे। चाय वाई लेके आए मेरे लिए, ब्रेड पकौड़े वगैरह, असिस्टेंट प्रोवाइड करे, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट मेरे सामने लाके रख दे बस। तो मैं कुछ पूछूं तो उसका जवाब दे दे। ऐसे मुझे एकदम इंफीरियर फील ना करवाए, गुस्से की नज़र से ना देखे, आ गया है मनूस जने कहाँ से बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवा के, इन लोगों को मतलब तो है नहीं, बोर्ड वालों को किसी को भी भेज देते हैं, इनके तो कुछ जाता नहीं है, ये निकाल के दो, वो निकाल के दो, ठीक है, ऐसे सुना रहा है। तो ऐसे सुनाए नहीं, मुझे इज्जत से पेश आए मेरे साथ, क्योंकि जब मैं इंस्पेक्शन करने आया हूँ तो मैं एक अथॉरिटी के साथ आया हूँ और ऑथोराइजेशन के साथ आया हूँ। अंडरलाइन करो, वेयर इंस्पेक्शन इज मेड द ऑफिसर एंड एम्प्लॉय शैल गिव टू द पर्सन मेकिंग इंस्पेक्शन, जो इंस्पेक्शन कर रहा है, ऑल असिस्टेंस, सब तरह की मदद प्रोवाइड करे, सब तरह की मदद प्रोवाइड करे। तुम लोग इंस्पेक्शन का रूल समझ गए ना बराबर? डायरेक्टर करेगा तो डायरेक्ट कर सकता है खुद की कंपनी में, और बाकी फिर तुम रूल क्या याद रखोगे? एनी पर्सन को करना है तो, अब सब्सिडरी कहीं उलझने की बात नहीं है, एनी पर्सन को करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिजोल्यूशन से या ऑथोराइजेशन से। अब एक सवाल का मुझे जवाब दो, सोच समझ के जवाब देना। देव, एबीसी लिमिटेड का मैं डायरेक्टर हूँ और मैं सीए नहीं हूँ, मैं सिर्फ डायरेक्टर हूँ, मुझे उसका इंस्पेक्शन करना है, तो मैंने मुर्तुज़ा को भेज दिया रजिस्टर्ड ऑफिस में, मुर्तुज़ा सीए है, कि जा वहाँ जाके इंस्पेक्शन करके आ। सोच समझ के जवाब देना, कर सकता है मुर्तुज़ा? मुर्तुज़ा पहुँच गया वहाँ पे, हाँ, मैं नहीं जा रहा, मैं मुर्तुज़ा के साथ कहीं जाता ही नहीं हूँ, ठीक है, हाँ, फिर नहीं कर सकता। मुर्तुज़ा को मना कर देंगे, इनकी औकात इतनी, कौन मना करेगा? वहाँ जो रामू काका बैठा होगा वो, यार देखा मुर्तुज़ा चमेट, हाँ योगेश, कर सकता है क्या वो मना? डायरेक्टर के साथ जाना पड़ता, तो बोलना मना करेगा, क्या करेगा? मना कर देगा, मुंह पे गेट बंद कर देगा, ठीक है। तू बोलता है नहीं करने देगा। चिन्नू लाल, ये तो ऐसे लड़कियों वाले जवाब मत दिया कर, ये लड़कियों वाले ही जवाब होते हैं। वी आर जस्ट फ्रेंड्स, ये उस तरह का जवाब हो गया, ठीक है। अगर ऑथराइजेशन लेकर आया है तो करेगा,
मैंने बोला ऑथराइजेशन लेके आया है, मैंने क्या बोला मुर्तजा चला गया हुआ, मैंने कहा मुर्तजा इंस्पेक्शन करके आ, तो जवाब क्या होना चाहिए इसका? नहीं करेगा। ठीक है, ऑथराइजेशन के साथ ही कर सकता है, क्योंकि भले उसे मैंने भेजा है लेकिन वो मेरे साथ नहीं गया है। वो मेरे साथ जाता अलग बात थी, मैं जाऊंगा मेरे साथ रहेगा तो मेरे को, मैं डायरेक्टर हूं, मेरे को ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है। वो अकेला जा रहा है तो पहले बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा, ऑथराइजेशन लगेगा। समझ गए? बड़े आगे बढ़े, चलो आगे देखो। अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब जब आप इंस्पेक्शन करने गए और आपको कोई भी और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी जो वहाँ आपको नहीं मिली, वहाँ पे नहीं मिली आपको कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो वो आप किसी और डायरेक्टर से या कंपनी को एक नोटिस देकर मंगवा सकते हो। और अगर आउटसाइड इंडिया है तो 15 दिन में उन्हें भेजना पड़ेगा। आउटसाइड इंडिया है तो 15 दिन है, बाकी तो फिर हाथों हाथ ही मिल जानी चाहिए। पढ़ो, अंडरलाइन करो। वेयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेंटेन आउटसाइड इंडिया इज रिक्वायर्ड बाय डायरेक्टर, तो डायरेक्टर शैल फर्निश अ रिक्वेस्ट टू द कंपनी गिविंग फुल डिटेल, और फिर अगला वाला अंडरलाइन करना, कंपनी शैल प्रोड्यूस द डिटेल विद इन 15 डेज। 15 डेज को अंडरलाइन कर लो। प्रिजर्वेशन, ये कल बता दिया था, फिर भी बता देता हूं। क्या बोला था? प्रिजर्वेशन, बुक्स ऑफ अकाउंट कब तक प्रिजर्व करने होते हैं? अच्छा, मैं मेरी आदत है, मैं बोलते बोलते कई बार मेंटेन वर्ड बोल जाता हूं, तो गलत आदत है मेरी। मेंटेन तो जिंदगी भर ही करने हैं, प्रिजर्व 8 साल तक करने हैं। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ मेंटेन 8 साल तक करने, तो बस मैं 8 साल तक मेंटेन करूंगा, उसके बाद मैं बनाना ही बंद कर दूंगा। बस 8 साल हो गए, खत्म, आई एम फ्री। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो वर्ड ही क्या यूज करा करो? प्रिजर्व 8 साल तक करने हैं, मेंटेन तो जिंदगी भर ही करने हैं, मेंटेन तो जिंदगी भर करने हैं। लेकिन एक बात और बताई थी, अगर आपकी कभी ऑडिट हुई है, आपकी कभी इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो फिर आपको ज़्यादा साल के लिए भी प्रिजर्व करने को बोल सकते हैं। क्योंकि अगर जिसके यहाँ, ऐसा अपने इंडिया में उसूल है, जिसके यहाँ एक बार छापा पड़ा है उसके यहाँ पढ़ते ही रहेंगे। ठीक है, वो कुत्ते को हड्डी मुंह लग जाने वाली चीज़ है। एक बार इनकम टैक्स वालों ने आपको सूंघ लिया है या किसी ने भी, तो अधिकतर अब आप ये मान के चलो अब इनका आना जाना लगा रहेगा। ठीक है, व्यवहार बना रहेगा। ठीक है, अंडरलाइन करो। बुक्स ऑफ अकाउंट टुगेदर विद द वाउचर्स, पहले ये टिक करो, बुक्स ऑफ अकाउंट टुगेदर विद द वाउचर। फिर वर्ड यूज करो प्रिजर्व इन गुड कंडीशन, नॉट लेस देन 8 years। ये मेन जो बोलना चाह रहा हूँ बस वही। वैसे तो आप समझ गए होंगे यार, 9वां चैप्टर पढ़ रहे हो, टिक लगाना तो आ गया होगा। क्यों हुसैन? आगे अगर आपको इनकॉर्पोरेशन को ही 8 साल से कम हुए तो ये बोलने की बात है, पागल का बच्चा। अब मैं आया ही 3 साल पहले हूँ तो मैं 3 साल के प्रिजर्व करूँगा। 8 साल के कहाँ हैं आपके अकाउंट? लाओ, पिछले 10 साल के अकाउंट लाओ। कहाँ से लाऊं? आया ही। ठीक है, तो अगर आपको इनकॉर्पोरेशन से ही 8 साल से कम हुए हैं तो जितने साल हुए उतने साल प्रिजर्व करो। आगे टिक करो, अंडरलाइन करो। वेयर इन्वेस्टिगेशन, अंडरलाइन करो, वेयर इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट लॉन्गर देन 8 years। बस ये 3 वर्ड, वेयर इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्गर देन 8 years। बड़े आगे बढ़े, अब हो गया ये, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ये सब किस में चल रहा है? ये 120 में। इसमें मैक्सिमम चीजें अपन ने पढ़ ली थी कल, ये भी सब पढ़ चुके हैं अपन, रीड कर रहे हैं, बस टिक लगा रहे हैं। क्या क्या पढ़ लिया इसके अंदर? बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं, ठीक है, अक्रूवल बेसिस पे मेंटेन करने हैं, ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाएं। बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या आता है? कैश बुक आती है, परचेज बुक, सब्सिडरी बुक, ट्रायल बैलेंस, ये सब बुक्स ऑफ अकाउंट में आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा सारी चीजें। फिर इंस्पेक्शन हो सकता है, इंस्पेक्शन वाली बात, फिर प्लेस ऑफ बिजनेस वाली बात, फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड वाली बात, ठीक है, और ब्रांच वाली बात, और अभी जो पढ़ा प्रिजर्वेशन, सब 128 में चल रहा है। लास्ट चीज और पढ़ लो, फिर पेनल्टी है। किसको करना है? पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस। बुक्स ऑफ अकाउंट किसको मेंटेन करनी है? अंडरलाइन करो, MD, WTD, CFO और एनी अदर पर्सन चार्ज बाय कंपनी। अब मेरी छोटी सी कंपनी है, मेरे में तो इतने हुए मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, CFO, ऐसे ऐसे लोग नहीं है। ठीक है, मेरे यहाँ तो सद्दाम है, ये देखता कौन। तो
मैं उससे करवाऊंगा भाई, तू देख, मैंने उसको चार्जेबल माना है। तो जो भी पर्सन इंचार्ज है वो, अगर ये बड़ी बड़ी पोस्ट आपकी कंपनी में नहीं है तो मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, CFO और एनी अदर पर्सन चार्ज बाय बोर्ड, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जान लोगे तो पेनल्टी भी इन्हीं पे लगेगी। अब जो रिस्पॉन्सिबल है अकाउंट मेंटेन करने के लिए, तो मैं बोलूँगा पर्सन इन डिफॉल्ट पे पेनल्टी लगेगी। तो कौन होगा पर्सन इन डिफॉल्ट? ये लोग जिनके कंधों पे भार था मेंटेन करने का, पेनल्टी भी उन पे ही लगेगी अगर वो मेंटेन नहीं करते। तो देखो, इन केस ऑफ अफॉर्चुनेट पर्सन फेल टू टेक रीजनेबल स्टेप, अगर आप नहीं लेते हो तो अंडरलाइन पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000 एंड व्हेन में एक्सटेंड टू 5 लाख, 50,000 से लेकर 5 लाख तक। टायर मेरे को ये वो दे दे तो यार बेटा, नीचे गिर गया है। आओ आ गया हो, ये 128, इसको नाम देना, क्या नाम दो इसमें, सब कुछ तो पढ़ा है, नाम दे दो इसको बुक्स ऑफ अकाउंट। हालांकि इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट की बात नहीं करी, दुनिया भर की बात करी, इलेक्ट्रॉनिक मोड की भी बात करी, प्रिजर्वेशन की भी बात करी, कौन अकाउंट बनाने के रिस्पॉन्सिबल है वो भी बात करी, इंस्पेक्शन भी इसी में घुसेड़ दिया मरो ने। तो इसमें सब कुछ ही था, खिचड़ी सेक्शन था 128। अब बात करते हैं एक और खिचड़ी 129, जो बात करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ये 129 1 और 2 बात करेंगे, 129 1 और 2, और 129 3 से लेकर 129 7 तक कंसोलिडेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ये बात होगी सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और यहां बात होगी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। किसकी बात होगी? पहले जल्दी जल्दी टिक करते जाओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है, 1000 बारी बता चुका हूं, वो डब्बा बना हुआ है, बस वो डब्बा टिक कर लो। क्या क्या आता है? बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी और नोट्स टू अकाउंट। बता दिए थे 5 चीजें, ये आ जाए तो तुम्हारे नसीब। एक बार तो अकाउंट्स में आ गया था, ये एक बार तो अकाउंट्स में आ गया था। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट? 3 नंबर में थ्योरी में लिख दोगे, तो कटने का सवाल ही नहीं है, 5 चीजें आती है। फिर आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया एग्जेम्पशन, प्राइवेट कंपनी को और 1 पर्सन कंपनी को और इनको CFS नहीं बनाना। अबे भाई, वैसे भी कैश फ्लो सबको नहीं बनाना, जिसको बनाना है उसके ही लिए कैश फ्लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा। जिसको बनाना ही नहीं है, अभी मेरे को बनाना ही नहीं है कैश फ्लो, मेरे पे एप्लीकेबल ही नहीं होता। बैलेंस शीट, P&L तो हर कोई बनाता है, कैश फ्लो हर कोई थोड़ी बनाता है। तो जो कैश फ्लो नहीं बनाता उनके लिए कैश फ्लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। अंडरलाइन कर लो किस किस के लिए नहीं है। प्राइवेट कंपनी के लिए, OPC के लिए और डोमेन कंपनी के, मतलब ये वाली प्राइवेट कंपनी के लिए, प्राइवेट को भूल जाओ तुम तो, OPC के लिए, स्मॉल कंपनी के लिए, डोमेन कंपनी के लिए, और प्राइवेट कंपनी अगर वो स्टार्टअप कंपनी है तो हम तो 4 याद रखेंगे, OPC, स्मॉल, डोमेन और स्टार्टअप, इनको CFS। और सुन लो, नॉन लिस्टेड कंपनी को भी नहीं बनाना पड़ता CFS, तो AS में पढ़ाऊंगा तुम्हें। और सुन लो, जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है उनको भी नहीं बनाना, ये सब AS में आएगा। अपन ने कैश फ्लो पढ़ा है, लेकिन AS 3 अभी नहीं पढ़ा है। AS अपन AS में अलग से भी कवर करने वाले हैं, तो उसमें थ्योरी में भी पढ़ाऊंगा कि किस किस को कैश फ्लो नहीं। अगर मुझे कैश फ्लो बनाना ही नहीं है तो मेरे लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, फिर कैश फ्लो के हिसाब से कैश फ्लो इंस्टीट्यूट ने लिखे हैं, कंपनीज एक्ट लॉ है, तो ये इनको तो लॉ ने ही प्रिविलेज दे रखी है। किन किन को? 4 को, इनको तो बनाना ही नहीं है। 1 पर्सन को, डोरमेंट को, स्टार्टअप भी 10 साल के लिए होती है। स्टार्टअप जिंदगी भर थोड़ी स्टार्टअप रहेगी। स्टार्टअप का क्राइटेरिया क्या है? जब आप खुले हो उसके लेकर आप कितने साल तक स्टार्टअप रहोगे? 10 साल। जितने साल इनको स्टार्टअप मानते हैं ना, उतने साल में तो ये खुल के बंद हो जाते हैं। ठीक है ऐसा ही तो हो रहा है, ये आते हैं, फंडिंग लेते हैं, चलता नहीं है, बंद हो जाते हैं। ठीक है, वो देख लो अभी वो MBA चाय वाला दुनिया भर में फ्रेंचाइजी बांटता फिर रहा है, देखा उसके पिक्चर बनी पड़ी है अभी। ठीक है, यहाँ कोटा वाले में ही चल जाना तुम, कभी सारे स्टार्टअप निकल जाएंगे। ठीक है, ये स्टार्टअप तो वैसा है कि मैं खाना खा के आता हूँ तब तक रोहित शर्मा आउट हो जाता है। विराट कोहली तो फिर भी कभी कभी रुक जाता, अभी रहने दे यार, वो रोने लग जाएगी। चलो आगे देखो,
ये एग्जामिशन हो गया। फाइनेंशियल ईयर का मतलब भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ। क्या होता है पुज्जा? फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है पुज्जा? जल्दी बताओ। फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल से मार्च, ये होता है। ये तो बड़ी वेग सी डेफिनेशन थी। फाइनेंशियल ईयर वो है जो अप्रैल से शुरू हो मार्च पे ख़त्म हो, ठीक है, मतलब कभी भी शुरू हो मार्च पे ख़त्म हो। लेकिन अगर वो शुरू जनवरी से हो रहा है तो वो ख़त्म होगा नेक्स्ट मार्च में। अंडरलाइन करो। फाइनेंशियल ईयर मीन्स अ पीरियड एंडिंग ऑन 31st मार्च एंड वेयर इट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1st जनवरी एंडिंग ऑन 31st मार्च ऑफ फॉलोइंग ईयर। ये पूरा टिक कर लो, ये होता है फाइनेंशियल ईयर। इसके बाद एग्जाम्पल तुम पढ़ना और आगे आ जाओ। ये ट्रू एंड फेयर व्यू काटो, पागल हो गया ये। इतना ट्रू एंड फेयर व्यू तो देते भी नहीं है हम जितना ये कहता है। बुक्स ऑफ अकाउंट भी ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी क्या प्रेजेंट करें, ट्रू एंड फेयर व्यू। असलियत में तो क्या होता है और ये बताते हैं, ठीक है। हाँ काटो, काटो मतलब तुम लिख सकते हो, इसमें पढ़ देता हूँ मैं। एज पर 129(1) फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेल गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर। ये बताया तो सही कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दे आपको, ट्रू एंड फेयर व्यू। सिंपल बात है। अब नॉन एप्लीकेबिलिटी वाली बात सुन लो तुम। किस किस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 के हिसाब से नहीं बनाना? वैसे सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता क्या है ये बात कर ली, P&L बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट। बनेंगे कैसे ये शेड्यूल 3 के हिसाब से? अब किन किन को शेड्यूल 3 के हिसाब से नहीं बनाना? मैं तुम्हें फाउंडेशन में बताया था, ये कुछ कंपनियां होती है जिनके 2 बाप होते हैं, ठीक है। एक बाप होता है इनका सगा बाप जो इनका एक्ट है, और एक सौतेला होता है कंपनीज एक्ट। ऐसा होता है कि इनको पहले अपने सगे बाप की सुननी होती है ये कंपनियों को, इन पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। इनका एक्ट अगर कुछ बोलेगा तो वो इन पे एप्लीकेबल है। फिर इनका एक्ट किसी चीज को लेकर साइलेंट है तो कंपनीज एक्ट इन पे एप्लीकेबल होता है। ये बात बताई थी तुम्हें फाउंडेशन में। तो ये वही कंपनियां हैं। कौन सी कंपनियां हैं? इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और एनी अदर कंपनी गवर्न बाय एनी अदर लॉ। मतलब जिनका खुद का एक्ट है। बैंकिंग कंपनी का खुद का एक्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, मेरी तरफ देखो। इंश्योरेंस वालों का खुद का एक्ट है IRDAI एक्ट। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का भी खुद का एक्ट है। तो जिनका खुद का एक्ट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने एक्ट के हिसाब से बनाएंगे, और जिनका खुद का एक्ट नहीं है वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनाएंगे। ये बात याद रखना, आप याद रखोगे। और ये सब तो याद वैसे भी रखोगे क्योंकि सेकेंड ग्रुप में इन्हीं की अकाउंटिंग पढ़नी है आपको। सेकेंड ग्रुप में 3 चैप्टर आएंगे। इंश्योरेंस कंपनी का बैलेंस शीट बनाओ, बैंकिंग का बनाओ, इलेक्ट्रिसिटी का बनाओ। तो तुम सब सीख लोगे कि इनका बैलेंस शीट कैसे बनता है। ऐसे नहीं बनता जैसे अभी अपन बना रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, ये बना रहे हो ना अभी आप। ये अब आपको नहीं बनाना। किन के केस में? इनके केस में। इनका अपना अलग ही तरीका है। जैसे बैंकिंग कंपनी 16 शेड्यूल में बैलेंस शीट बनती है इनकी। कितने शेड्यूल में? 16 बनते हैं, जिसमें से 4 होते हैं P&L के, 13, 14, 15, 16, और 1 से लेकर 12 तक बैलेंस शीट होती है। पूरे याद करने पड़े, पूरा रट्टा है। मैंने ऐसा रटा था उस समय, आज तक याद है। 10 साल तो हो गए मुझे, ठीक है। ऐसा रटा था, तुम भी ऐसा ही रटना। 10 साल बाद तक भी याद रहे। शेड्यूल 1 में क्या है, शेड्यूल 2 में, 3 में, 4 में भी पूछोगे पूरे गिरा दूंगा तुम्हें। लेकिन क्या मतलब, तुम्हें कौन सा याद है? गलत भी बता दूंगा, ठीक है। तो बैंकिंग कंपनी का अपने एक्ट के हिसाब से बनता है बैलेंस शीट, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का अपने एक्ट के हिसाब से बनता है, इंश्योरेंस कंपनी का भी अपने एक्ट के हिसाब से बैलेंस शीट बनता है। इन पे शेड्यूल 3 एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, काफ़ी है क्या आज के लिए? सबसेक्शन 2 पढ़ लो बस। ले ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाए हैं सबसेक्शन 1 में, इन्हें AGM में ले डाउन करना पड़ेगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? 2 में। ये तो पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं तुम्हें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ ले डाउन करना होता है। और ये भी आप सब अच्छे से जानते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले डाउन करना हमारे ऑर्डिनरी बिजनेस में आता है। किस में आता है? 5 चीज़ें ऑर्डिनरी बिजनेस में आती है, जिसमें से एक ये भी है। पढ़ो।
At every AGM, board of director shall lay down financial statement. Underline. मैंने आज तुम्हें पढ़ाया 128 वापस से पूरा, 129 1 और 2 पढ़ाया। अब कल 129 3 से लेकर 7 तक कंसोलिडेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कर लूँ क्या? छोटी सी है, कर लेने दो यार प्लीज। हाँ बंद कर दे, झूठ मत बोल, 45 मिनट तो नहीं हो सकती।